नमस्ते विद्यार्थियों, भगदू महिला पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कंपनी का सीमा नियम क्या होता है, अर्थात कंपनी को एक सीमाओं में बांधने वाला जो नियम के प्रपत्र होते हैं उसे हम कंपनी सीमा नियम कहते हैं, जो कंपनी की सीमाओं को बांधता है। आज विद्यार्थियों हम इसी का आगे बढ़ते हैं कि कंपनी सीमा नियम जो होता है उसमें किन किन चीज़ों को हम सम्मिलित करते हैं। तो देखेंगे विद्यार्थियों, कंपनी का जो सीमा नियम होगा उसकी विषय वस्तु क्या होने वाली है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसकी विषय वस्तु को इस वीडियो के अंतर्गत हमने 3 भाग भी लिए हैं, अर्थात हम 3 भागों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। कुल मिला के 6 इसके पॉइंट हैं, 6 भाग होते हैं। इस वीडियो में 3 भागों की चर्चा करेंगे और अगले 3 भागों की चर्चा हम अगले वाले वीडियो में करने वाले हैं। तो ठीक है विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं कि सीमा नियम जो होता है जो कंपनी की सीमाओं का निर्धारण करता है। तो कंपनी सीमा नियम जो है हमारा, उसमें पहला जो खंड है, पहला जो भाग है वो भाग है नामखंड। अर्थात हम जब भी किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमें कंपनी जो होती है उसका नाम रखना पड़ता है। तो नाम आप अपने हिसाब से नहीं रख सकते, जो कंपनी का नाम जो आप रखने वाले हो वो हमें कुछ नियमों की पालना करके और उसके अकॉर्डिंग रखना होता है। तो नाम खंड में हम किन किन चीज़ों को सम्मिलित करेंगे ताकि हम कंपनी का नाम रख सकें। ठीक है विद्यार्थियों, कंपनी का नाम जो होगा उसमें पहला पॉइंट है समरूप। अर्थात आप जिस कंपनी का, अपनी कंपनी का कोई नाम रखने वाले हो तो नाम अन्य कंपनियों की तरह नहीं होना चाहिए। अर्थात नाम जो है समरूप नहीं होना चाहिए, एक ही नाम नहीं होना चाहिए। जैसे एक कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो सेम टू सेम वो नाम मैं नहीं रख सकता क्योंकि नाम में समरूपता आ जाती है। और जब नाम में समरूपता आ जाएगी तो सामान्य ग्राहक जो होगा, कस्टमर जो होगा वो कंफ्यूज होगा ये जो कंपनी है वो किन की है। इसलिए नाम में समरूपता नहीं होनी चाहिए। दूसरा इसका अपराधात्मक नाम नहीं होना चाहिए। अर्थात कई प्रकार के नाम ऐसे होते हैं जिनसे झलकता है कि इससे आपराधिक गतिविधियां बढ़ सकती है। अर्थात लोगों में अपराध करने की जो प्रेरणा है वो उनका जन्म हो सकता है। जब नाम में कुछ ऐसा हो जो आपत्तिजनक हो, अपराध की तरह लगता हो, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे नामों का चयन नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे नामों का चयन करके रजिस्ट्रार के पास भेज भी दोगे तो भी रजिस्ट्रार जो होगा वो आपकी कंपनी का समामेलन अर्थात पंजीकरण नहीं करेगा, वो वापस आपको लौटा देगा। तो इससे तो बढ़िया है कि हम पहले ही इन चीज़ों से बच के रहें। आज आप ये सीख रहे हो कि आपको नाम का जो चयन करना है वो कैसे करना है, किन किन चीज़ों का आपको सम्मिलित नहीं करना है। तो आपराधिक गतिविधियों नाम जो होते हैं उनका भी हम चयन नहीं करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अगला अवांछनीय नाम। अवांछनीय नाम का मतलब होता है ऐसे नाम जिन्होंने राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने जिन नामों पर रोक लगा रखी हो या जिन शब्दों पर रोक लगा रखी हो, तो ऐसे नामों का हम उपयोग नहीं करेंगे, ऐसे शब्दों का हम उपयोग नहीं करेंगे जिन्होंने केंद्र सरकार ने रोक लगा रखी हो। क्योंकि अगर आप उन नामों को अगर भेजते हो रजिस्ट्रेशन के लिए तो रजिस्ट्रार जो होगा उसका रजिस्ट्रेशन करेगा ही नहीं, क्योंकि सरकार ने उससे पहले रोक लगा रही, वापस रिटर्न होकर आपके पास आ जाएगा। फिर आपको उसमें काट छांट करनी पड़ेगी और दोबारा से आपको रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप पहले ऐसे नाम जो हैं जो केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित कर रखे हैं, केंद्र सरकार ने रोक लगा रखी है या राज्य सरकार ने रोक लगा रखी है, तो ऐसे नामों का चयन करने से आप बचें। उनका चयन आपको करना ही नहीं है, और आपने चयन कर भी लिया तो आपको काफ़ी नुकसान होने वाला है। तीसरा जो होता है विद्यार्थियों, हमारे पास सरकार का संरक्षण आवास नहीं। अर्थात हमें कंपनी का नाम ऐसा नाम भी नहीं रखना चाहिए
जो ये आवाज कराते हो कि ये जो कंपनी है वो सरकार के अंडर में काम करती हो या इसका संरक्षण सरकार कर रही है, तो ऐसे नामों को भी हम नहीं रख सकते। ऐसे नाम जो है केवल सरकारी कंपनियां रख सकती है या सरकार द्वारा ऑथराइज कंपनियां होती है जिनमें सरकार ने जिनको अधिकार दे रखा है कि आप ऐसा नाम रख सकते हो, तो वो रख सकते हैं। अन्यथा सामान्य व्यक्ति जो होगा वो ऐसे कंपनी का नाम नहीं रख सकता जो ये आवाज कराती हो कि ये जो कंपनी है वो सरकार की है या इसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ऐसे कंपनी का नाम हम बिल्कुल भी नहीं रख सकते। अगला विद्यार्थियों, प्रतिबंध शब्दयुक्त नाम, अर्थात कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको सरकार ने प्रतिबंध कर रखा है कि आप जब भी किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हो या उसका नाम आप रखते हो तो उसमें इन शब्दों का प्रयोग नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो नाम होते हैं वो लोक नीति के विरुद्ध होते हैं, सामान्य जनता के विरुद्ध होते हैं, जो एक अपराध का बोध कराते हैं। तो ऐसे नाम जो होंगे उनका उपयोग हमें, ऐसे शब्दों का उपयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो नाम खंड में जो हमने पढ़ा आज, ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने पढ़ी है। अब आगे हम दूसरे खंड की तरफ चलते हैं। जो द्वितीय खंड है वो है पंजीकृत कार्यालय खंड, अर्थात आप अगर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो रजिस्ट्रार जो है या सामान्य व्यक्ति जो है उस कंपनी से पत्र व्यवहार करता है, पत्राचार करता है, एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो इसके लिए हमें एक कार्यालय का होना जरूरी होता है, उस कार्यालय का एड्रेस होना जरूरी होता है, जिससे कि सभी व्यक्ति उस कंपनी से डायरेक्टली जो है पत्र व्यवहार कर सके, उनसे बातचीत कर सके। तो ये जो होता है ये खंड, उस खंड को हम कहते हैं कार्यालय खंड, पंजीकृत कार्यालय खंड। तो पंजीकृत कार्यालय खंड में हम किन किन चीजों को सम्मिलित करेंगे ये पढ़ लेते हैं विद्यार्थियों। पहला इसका समामेलन के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को भेजना, अर्थात अगर आपने कंपनी का जो कार्यालय खंड जो है उसमें कंपनी का नाम, पता, एड्रेस वगैरह, जो स्थान वगैरह जो होगा उसके बारे में अगर आपने नहीं लिखा है तो आपको समामेलन के 30 दिनों के अंदर आपको कंपनी का जो एड्रेस जो है, आपको पता जो है कि कंपनी आप कौन से राज्य में खोलने वाले हो, कंपनी कौन से जिले में खोलोगे, कंपनी का एड्रेस जो पता है वो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको 30 दिनों के अंदर किसको भेजनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ेगी। फिर कंपनी का रजिस्ट्रार को वेरीफाई करेगा, उसके बाद में आप उस पते का उपयोग कर सकते हो। इसका दूसरा है विद्यार्थियों, भवन कंपनी के नाम से पंजीकृत हो, अर्थात अगर जो भवन जो है, बिल्डिंग जो है वो कंपनी की स्वयं की है या कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह जो प्रवर्तक वगैरह उनकी स्वयं की है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी जो आप भवन कंपनी के लिए उपयोग में ले रहे हो वो भवन कंपनी के नाम पर ही होना चाहिए। अगर वो जमीन उनकी है तो, स्वयं स्वामी की है तो हमें वो कंपनी के नाम पे रखनी होगी। तो भवन जो होगा वो कंपनी के नाम से ही रजिस्टर्ड होना चाहिए। परंतु अगर हमने वो जो भवन जो है, वो बिल्डिंग जो है वो हमने किराए पे ले रखा है, अर्थात हम उस बिल्डिंग का किराया पे करते हैं या हमने लीज पे ले रखा है, तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार के पास आपको उस भवन जो आपने कंपनी के लिए किराए पे ले रखा है या लीज पे ले रखा है, उसकी 1 माह पूर्व की रसीद आपको वहां भेजनी पड़ेगी। किसकी रसीद? किराए की रसीद। जब आप 1 माह पूर्व की रसीद अगर आप भेजते हो रजिस्ट्रार के पास,
उसके बाद में आपका वो कार्यालय खंड जो है उसमें जो आपने एड्रेस लिखा है वो कानूनी रूप से मान्य हो जाएगा, अन्यथा ये मान्य नहीं हो पाएगा। अगर कंपनी का खुद का भवन है तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि कंपनी के नाम पर ही होगा वो। लेकिन अगर किराए पे ले रखा है तो किराए की 1 माह पूर्व की रसीद आपको वहाँ भेजनी पड़ेगी, तब जाके वो रजिस्ट्रार जो होगा वो संतुष्ट होगा कि ये जो बिल्डिंग जो ली है आपने वो कंपनी के कार्य के लिए ली है। इसका चौथा है विद्यार्थियों, पता, पहचान संख्या, फोन नंबर, फैक्स, ईमेल नंबर आदि। कार्यालय खंड जो होता है उसमें और क्या लिखना होता है, कंपनी का पता लिखना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, इसका नाम ही क्या है, पंजीकृत कार्यालय खंड। अर्थात हम जब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहां पर एक स्थान का नाम लिखना पड़ता है, एक एड्रेस लिखना पड़ता है हमें, जहाँ पर अपना कार्यालय होता है, कंपनी का जो मेन कार्यालय होता है। तो इसको हम इस खंड में लिखना आवश्यक है। देखिए क्या क्या डालेंगे इसमें, एक तो कंपनी का पता डालेंगे, दूसरा उसकी पहचान संख्या। पहचान संख्या आपको रजिस्ट्रार देगा, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है वो आपको पहचान संख्या देगा, तो पहचान संख्या भी आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तीसरा, कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड जो फोन नंबर होगा वो फोन नंबर आपको यहाँ लिखना होगा। चौथा, फैक्स नंबर आपको लिखना होगा, जो भी कंपनी का फैक्स है वो फैक्स नंबर और आपको ईमेल आईडी लिखनी होगी। तो ये सारी चीजें जो है हमें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय खंड में लिखनी होगी। पांचवा विद्यार्थियों, आपके कंपनी का जो नाम जो है वो फिक्स हो गया है, तो आपको अपनी कंपनी का नाम जो है उस बिल्डिंग के बाहर आपको लिखवाना होगा। बाई चांस आप उसको नहीं लिखवाना चाहते तो आपके बोर्ड जो होता है, बोर्ड पर लिखकर आपको वहां पर टंगवाना होगा। और आप उनको टंगवाना भी नहीं चाहते तो आपको वहां पर चिपकाना होगा। अर्थात स्थिति कोई भी हो, आपको अपनी कंपनी की जो बिल्डिंग होगी उसके बाहर जो है आपको नाम या तो लिखवाना पड़ेगा या किसी बोर्ड पर टंगवाना होगा और या उसको चिपकाना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनको बनाए रखना होगा। ऐसा नहीं कि 1 महीने तक आपने इनको टंगाया और फिर उतार के फेंक दिया। 1 महीने तक आपने नाम लिखाया, उसके बाद में आपने उसको उतार के फेंक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उसको बनाए रखना भी जरूरी है। आगे तक जो है, जब तक कंपनी चलेगी तब तक उस कंपनी का नाम वहां पर लिखा होना चाहिए। आगे चलते विद्यार्थियों, कंपनी प्रपत्रों पर अपना नाम लिखवाएगी। देखेंगे एक बार, कंपनी जो होगी उसके जो प्रपत्र होंगे उस प्रपत्रों पर कंपनी का नाम लिखवाना जरूरी होगा, कंपनी का पता लिखवाना जरूरी होगा। क्योंकि जो प्रपत्र होंगे, जिनको हम प्रपत्र दे रहे हैं, अगर वो आपसे संपर्क करना चाहे तो उसके पास नाम, पता, फोन नंबर वगैरह होना चाहिए, जो कंपनी के प्रपत्रों पर हमें लिखवाना आवश्यक है। परंतु अगर हम 7वें पॉइंट की बात करें तो 7वां पॉइंट जो है हमारा, वो एक व्यक्ति कंपनी की दशा में है। अगर एक व्यक्ति कंपनी अगर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करता है अपने नाम में या अपना कार्यालय खंड में, तो उसे 2 वर्षों तक, अर्थात 2 वर्ष पहले इसने जितने भी नाम में परिवर्तन किए हो या किसी भी चीज में परिवर्तन किया हो, तो उसे सील को छोड़कर अन्य सभी जगह वो परिवर्तन जो किया है उन्होंने वो लिखना होगा। जैसे किसी कंपनी का नाम पहले गुप्ता एंड कंपनी था, एक व्यक्ति कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, जो एक व्यक्ति कंपनी है। किसी व्यक्ति ने अपनी कंपनी का नाम रखा गुप्ता एंड कंपनी, अब उसको चेंज करके कर रहा है गुप्ता एंड सन्स। तो पहले नाम था गुप्ता एंड कंपनी, तो वो व्यक्ति जो होगा, एक व्यक्ति कंपनी की दशा में, वो अपने नए नाम का प्रयोग तो कर ही सकता है, गुप्ता एंड सन्स का प्रयोग तो वो करेगा, परंतु उसके नीचे कोष्टक में गुप्ता एंड कंपनी का नाम का प्रयोग भी करेगा।
ताकि सामान्य जनता को या सामान्य व्यक्तियों को ये पता चल सके कि इस कंपनी का नाम पहले ये था और अब इस कंपनी का नाम ये है। इसके आपको उदाहरण टीवी के अंदर बहुत सारे कंपनियों का आपको उदाहरण पता चल जाएंगे कि पहले कंपनी ये थी, अब इसका नाम ये हो गया है। जैसे अभी वोडाफोन कंपनी और आइडिया कंपनी दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई है वी। इन दोनों का नाम का उल्लेख हमें टीवी में देखने को मिलता है। इससे पहले टाटा कंपनी जो है उसने एक कार की कंपनी खरीदा था जिसका नाम था जैगुआर कंपनी। तो टाटा कंपनी जो है उसने जैगुआर कंपनी को खरीदा था, टेक ओवर किया था उसे। तो वहां पर जैगुआर कंपनी तो रहेगी, लेकिन उसके साइड में नीचे देखना टाटा कंपनी लिखा हुआ जरूर होगा, टाटा मोटर्स लिखा हुआ जरूर होगा। इस प्रकार से पुराने जो कंपनी के नाम होते हैं, अगर एक व्यक्ति कंपनी की हम बात करें तो एक व्यक्ति कंपनी को अपने पुराने नाम का उपयोग करना 2 वर्ष तक आवश्यक है। केवल एक व्यक्ति कंपनी के लिए आवश्यक है, बाकी कंपनी के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमारा तीसरा खंड है कंपनी का उद्देश्य खंड, अर्थात एक कंपनी का उद्देश्य क्या होगा, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। कंपनी के उद्देश्य खंड को हम पढ़ते हैं कि कंपनी के उद्देश्य खंड में किन किन चीजों को सम्मिलित करेंगे। पहला है अवैधानिक या अनैतिक नहीं, अर्थात जो कंपनी का जो उद्देश्य होगा वो क्या बना रही है, क्या प्रोडक्शन कर रही है वो, या सर्विस कर रही है। जो भी कंपनी का उद्देश्य होगा वो अवैधानिक नहीं होना चाहिए या अनैतिक नहीं होना चाहिए, वो कानून की नजरों में पूर्ण रूप से सही होना चाहिए। अगर उसका उद्देश्य अनैतिक है, अवैधानिक है, तो कंपनी का रजिस्ट्रार पहले बात तो उसको पंजीकृत नहीं करेगा, और पंजीकरण करने के बाद में अगर वो अपना उद्देश्य अनैतिक या अवैधानिक कर लेता है तो ऐसे कंपनी की पूरी जांच होगी, उस कंपनी को बंद कर दिया जाएगा और उस कंपनी पे जुर्माना भी लग सकता है, और उनके डायरेक्टर जो है, जो भी अधिकारी जो होंगे जिस सभी कामों में सम्मिलित थे, उनको सजा भी मिल सकती है। इसका दूसरा विद्यार्थियों, कंपनी अधिनियम के विरुद्ध नहीं, अर्थात आप जो भी कंपनी का उद्देश्य रख रहे हो वो कंपनी अधिनियम के अंदर जो नियम लिखे हुए हैं, जो सिद्धांत है कंपनी अधिनियम के, इनके विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। जैसे कंपनी अधिनियम में लिखा हुआ है एक प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सदस्य हो सकते हैं, और आप अपने उद्देश्य खंड में ये लिख देते हो कि हमारी कंपनी के अंदर कम से कम हमारा 3 सदस्य हो सकते हैं। तो अगर आपने 3 सदस्य लिख लिया है तो ये कंपनी अधिनियम जो है उसे गलत साबित कर देता है। लेकिन कंपनी अधिनियम गलत नहीं हो सकता, गलत आप हो सकते हो। इसलिए हमें इस प्रकार के नियमों का, इस प्रकार के उद्देश्यों का उपयोग नहीं करना है जो कंपनी अधिनियम के विरुद्ध जाते हो, जो कंपनी अधिनियम को गलत साबित करते हो। हमें इस प्रकार के उद्देश्य नहीं लेने चाहिए। तीसरा है सामान्य राजनियम के विरुद्ध नहीं। सामान्य राजनियम का मतलब क्या? एक होता है कंपनी का अधिनियम, एक जो सामान्य राजनियम जो होते हैं, जो हमारा सामान्य कानून होता है, उसके विरुद्ध भी इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जो सामान्य जनता को नुकसान पहुंचाता हो, इसके विरुद्ध भी आपके कंपनी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो होता है विद्यार्थियों सार्वजनिक लोकहित के विरुद्ध नहीं, सार्वजनिक या लोक हित के विरुद्ध नहीं। अर्थात आपने कंपनी खोली तो उस कंपनी जो आपने खोली है उसका उद्देश्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो सामान्य जनता को नुकसान पहुंचाए। जो सामान्य जनता या लोग का जो हित है, इन हित के विरुद्ध जाके कार्य करे। जैसा कि मेरी कंपनी का काम था, मेरे कंपनी का उद्देश्य था कि मैं कपड़े बनाऊंगा,
ये मेरी कंपनी का उद्देश्य था, कपड़ों का व्यापार करना मुझे, ये मेरी कंपनी का उद्देश्य हो गया है। परंतु मैं कपड़ों के व्यापार के साथ साथ जो भारत के दुश्मन देश जो है उनके साथ भी कुछ ऐसा व्यापार कर रहा हूं जो भारत की जनता के लिए, भारत के लिए गलत हो। तो ऐसा जो उद्देश्य होगा वो सामान्य जनता और लोक नीति के विरुद्ध भी होगा। इस प्रकार का उद्देश्य जो है उस खंड में, उद्देश्य खंड में इस प्रकार की लाइन में नहीं डाल सकता, इस प्रकार का व्यापार में नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा व्यापार करता भी हूं तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगला विद्यार्थियों, कंपनी के अधिकारों को नहीं लिखना। ध्यान से देखना विद्यार्थी, इस चीज को समझना। कंपनी के जो भी अधिकार होते हैं, कंपनी के जो भी अधिकार होंगे उन अधिकारों को हमें इसमें नहीं लिखना है। कंपनी के अधिकारों को इसमें नहीं लिखना है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। कंपनी के अधिकारों के लिए अलग से पॉइंट है, वो बाद में बोलेंगे। छठा है कानूनी भाषा का उपयोग करना। कानूनी भाषा का उपयोग का मतलब यह है कि कई बार हम ऐसे शब्दों का उपयोग कर बैठते हैं जो द्विअर्थी हो, जिनका अर्थ अलग अलग निकलता हो। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में हमारा जो भारत का कानून जो है उनमें कानूनी भाषा का उपयोग की छूट दे रखी है हमें। अर्थात जब आप किसी भी कंपनी का उद्देश्य खंड बनाते हो तो उनमें आप कानूनी भाषा का ही उपयोग करोगे जो सभी प्रकार के व्यक्ति के लिए पढ़ने और समझने लायक होगी। अगला विद्यार्थियों, कंपनी अधिनियम के अनुरूप हो। अर्थात आप जो भी कंपनी का उद्देश्य बना रहे हो, आपकी कंपनी का उद्देश्य क्या है, जो उद्देश्य खंड जो आप बना रहे हो वो कंपनी अधिनियम के अनुरूप होना चाहिए। आप ऐसा उद्देश्य नहीं ले सकते जो कंपनी अधिनियम के विपरीत जा रहा हो या कंपनी अधिनियम को गलत साबित कर रहा हो। आप ऐसा अपने कंपनी का उद्देश्य नहीं ले सकते। ठीक है विद्यार्थियों, देख लेंगे एक बार। इस वीडियो के देखने से पहले आपको मैंने जो पहले जो वीडियो बनाया था उस वीडियो को आपको जरूर देखना होगा, क्योंकि उसमें जो हेडिंग है नाम खंड, कार्यालय खंड, उद्देश्य खंड, इनके बारे में डिटेल दे रखी है। उसको आपको पहले पढ़ना होगा। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।